सर, ये अब हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक डाटा स्ट्रक्चर देखा स्ट्रिंग का, कि अगर मुझे किसी का नाम सेव करवाना है, यूजर नेम सेव करवाना है, या इस तरह की कोई और डिटेल वगैरह सेव करवानी है, तो मैं वो उस स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव करवा लूंगा। अगर मुझे किसी की एज सेव करवानी है, तो नंबर सेव करवाना है, मतलब कोई ऐसी चीज सेव करवानी है जिसके अंदर मैं कुछ प्लस या माइनस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें फोन नंबर सेव करवाना है। अब फोन नंबर के अंदर मैं किसी भी चेंजिंग नहीं करना चाहता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी बंदे का फोन नंबर ले रहा हूँ, तो मैं कभी भी ये नहीं करूंगा कि उसके अंदर कोई चीज ऐड कर दूं या रिमूव कर दूं। हाँ, अगर मैं किसी की एज ले रहा हूँ तो मैं उसमें चेंजिंग करूंगा, क्योंकि मुझे उसके साथ 1 साल बाद उसको इंक्रीज करना है अपने डाटाबेस में। जब वो 1 साल बड़ा हो गया अपनी एप्लीकेशन में, बर्थडे वाले दिन मुझे शो करनी है, तो इस तरह की मल्टीपल चीजें हमें करनी पड़ती हैं। जहाँ पर मुझे उस नंबर के साथ लॉजिक लगानी है कि प्लस माइनस करना है, फिर मैं उसको डाटा टाइप नंबर में स्टोर करवाऊंगा, अदरवाइज उसको डाटा टाइप स्ट्रिंग में स्टोर करवाएंगे। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन आ रही है और उसका रिस्पॉन्स हमने सेव करवाना है, अब इधर कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो उसके लिए हमने एक डाटा टाइप पढ़ ली बूलियन। फिर हमने देखा कि भाई मेरे पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट थी, तो मैंने वो भी कर लिया जी, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा भी मैंने सेव करवा लिया, एरे बना ली। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मुझे एक स्टूडेंट का डाटा सेव करवाना था और मैं चाह रहा हूँ कि सारा का सारा डाटा किसी एक जगह पर इकट्ठा हो। फॉर एग्जाम्पल अब स्टूडेंट में क्या क्या आएगा, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, और उसके बाद ईमेल आईडी, एड्रेस, और फॉर एग्जांपल उसकी एज, और उसके बाद उससे देख लेते हैं कि ग्रेजुएट है या नहीं है। 6 वैल्यूज हम टोटल लेना चाह रहे हैं, तो अब इसका मतलब है कि मुझे 6 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अब 6 वेरिएबल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नाम ले रहा हूँ सबसे पहले अली, तो अली नेम इज इक्वल टू अली, सॉरी, लेट। अब इसके बाद एक नाम बना लेते हैं, लेट अली एज इज इक्वल टू 22, और लेट अली इज ग्रेजुएटेड, तो फॉल्स। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मुझे अगर तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम एज और इज ग्रेजुएटेड, सिंपल, तो एक स्टूडेंट का डाटा तो मैं सेव करवा लूंगा। अगर मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा सेव करवाना है, तो मुझे वो एरर दे देगा कि भाई सेम नाम नहीं रख सकते। अब फिर मेरे पास ये एक टेक्निक है कि मैं एक काम करता हूँ कि उस नेम के साथ उस बंदे का नाम लगाना शुरू कर देता हूँ। अली नेम, अली एज, अली इज ग्रेजुएटेड, फिर आगे हम लोग कर लेते हैं जी फॉर एग्जांपल नवीद नेम, नवीद एज, नवीद इज ग्रेजुएटेड, तो नवीद 1, नवीद, नवीद 2 नेम में नंबर आ सकता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये अब मेरे लिए मसला था, क्योंकि अब बात फिर घूम फिर के वहीं आ गई कि मैं क्या हर दफा वेरिएबल बनाऊंगा। जब यूजर साइन अप करेगा तो क्या मुझे हर दफा वेरिएबल बनाना पड़ेगा? तो इसका मतलब है कि हर दफा वेरिएबल ना बनाना पड़े, तो मुझे किसी कोई ना कोई एक ऐसी चीज यूज करनी पड़ेगी जो ऑटोमेटिकली इसका वेरिएबल डिफाइन करे, या आपको पूरा का पूरा डाटा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाए, उसका पूरा का पूरा डाटा एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, और मुझे पता चल जाए कि ये जो डाटा है ये इससे रिलेटेड डाटा है। तो वो चीज करने के लिए हमारे पास जो डाटा टाइप आई थी वो थी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम अगर एरे यूज कर लें, तो एरे में प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि लेट अली, जी जी, क्लासेस आगे एक टॉपिक है, ये जो है ऑब्जेक्ट लिटरल्स बोलते हैं इसको। टाइप्स में 2 तरह के ऑब्जेक्ट हैं, एक क्लासेस के साथ ऑब्जेक्ट आएगा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, एक ऑब्जेक्ट लिटरल्स है। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट लिटरल्स है। अच्छा, मैं अली, एनी और एनी की एरे कर लेता हूँ जी।
अच्छा, मैंने एक एरे बना ली, पहले नाम पे मैं अली, दूसरे में कहता हूँ कि जो उसकी एज, और तीसरे में मैं कहता हूँ कि इज ग्रेजुएटेड। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है कि भाई पहले इंडेक्स पर क्या है, दूसरे इंडेक्स पर क्या है, तीसरे इंडेक्स पर क्या है। अब चूंकि मैंने एप्लीकेशन बनाई है, मुझे तो पता लग गया, पहले इंडेक्स पर मैंने नाम रखा है, दूसरे पर एज रखी है, तीसरे पर उसकी इज ग्रेजुएशन वाली की रखी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यही एप्लीकेशन देता हूँ किसी और डेवलपर को कि भाई अब ये वाली एप्लीकेशन आगे से तुम हैंडल कर रहे होगे या आगे तुम डेवलप कर रहे होगे। अब उसको कैसे ये पता लगेगा, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन तो ये छोटी सी है। जब हमारी प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन होती है तो उसमें हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ फाइल होती है। अब मुझे ये बताना याद रहे या ना रहे, या उसको पूछना रहे याद या ना रहे, और उस वक्त तक मुझे याद रहे या ना रहे कि मैंने ये क्यों किया था। तो इस चीज से बचने के लिए हमें कोई एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन करना था, या कोई एक ऐसा टूल चाहिए था जो उन चीजों को आपस में गैदर करे, और इस तरह गैदर करे कि वो हमें याद रहे। अब याद रहे का मतलब है कि हमें उसको कोई ऐसी चीज असाइन करनी पड़ेगी जो हमारे लिए इजीली मेमोराइजेबल, जो इजीली हम लोग याद कर सकें। अब इजीली याद क्या कर सकते हैं, हम लोग इजी याद कर सकते हैं इंग्लिश डायरेक्ट कैरेक्टर। हम लोगों ने देखा ना कि हमारा रैम के भी स्पेसिफिक एड्रेस थे, हमने उसको अपने इंग्लिश डायरेक्ट कैरेक्टर में चेंज कर लिए वेरिएबल का नेम देके। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि पर्सन 1। अब पर्सन 1, अब चूंकि मेरा एक नया डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ, अब न्यू डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ, तो मुझे उस पर अपनी जो एप्लीकेशन है उसको बताना पड़ेगा कि ये एक स्पेसिफिक डाटा स्ट्रक्चर है। अब जब भी डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो उसका एक स्पेसिफिक सिंटैक्स है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिंगल इन्वर्टेड कोमा से, डबल इन्वर्टेड कोमा से, या बैकटिक से। एरे डिफाइन करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। नंबर के लिए हमें कुछ नहीं मेंशन करना, और इसी तरह ट्रू फॉल्स के लिए भी कुछ भी मेंशन नहीं करना। तो इसी तरह जब हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स लगाना। अच्छा, अब हमारे पास एरे में क्या था कि चीजें इंडेक्स के थ्रू आ रही थी, और हमने ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया था कि हम इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट में ये चाह रहे थे कि मेरे पास हर वैल्यू का एक स्पेसिफिक नेम आ जाए। कि इस वैल्यू को मैं अपनी पसंद से नेम दे लूं या अपनी मर्जी से नेम दे लूं, और हर वैल्यू को मैं कोई ना कोई नेम देता जाए। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल दे लेता हूं कि भाई मुझे नेम लिखना है तो अली। उसकी एज को मैंने नाम दे दिया, उसी तरह इज मैरिड और उसकी डाटा टाइप डिफाइन कर। अब एरे में क्या था कि चूंकि हम लोग एनी यूज नहीं करते, हमें कोई एक स्पेसिफिक डाटा टाइप की एरे बनानी होती है। तो मैं यहाँ पर अगर स्ट्रिंग करता हूँ तो मुझे सारा की सारी चीजें स्ट्रिंग में करनी पड़ेगी। जैसे मैंने किया, सारी की सारी वैल्यू स्ट्रिंग में बनी है। अब ऑब्जेक्ट हमें इस चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम डिफरेंट डाटा टाइप्स एक ही जगह पर इकट्ठी कर सकते हैं। और वो इकट्ठी कैसे कर सकते हैं कि हम हर डाटा टाइप को एक स्पेसिफिक नेम दे देंगे, और उस स्पेसिफिक नेम के साथ ही बाद में उसको गेट कर रहे हैं काइंड ऑफ। अच्छा, अब मैंने उस स्पेसिफिक नाम तो दे दिया। अब क्या ये नाम मुझे, ये जो मैं डाटा डिफाइन कर रहा हूँ, इसको किसी सीक्वेंस के साथ डिफाइन करने की जरूरत है या नहीं? क्योंकि एरे में तो हमारे पास इंडेक्सिंग चल रही थी, तो हमें स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता। अब चूंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट में कोई भी इंडेक्स नहीं मान रहा, नॉर्मल वेरिएबल हमारे जिस तरह वेरिएबल डाटा सेव करता है ना कि रैंडमली कोई भी जाके जगह गेट कर लेता है रैम में, इसी तरह ऑब्जेक्ट भी हमारे ऑब्जेक्ट की एक एक की जाकर ऑब्जेक्ट में सॉरी रैम में जगह रिजर्व कर लेती है। अब उसका किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस से जगह रिजर्व करना कोई जरूरी नहीं है, वो कर भी सकती है और नहीं, डिपेंडिंग ऑन उसको रैम में कहाँ पर जगह मिल रही है। अब जब मुझे इसको गेट करना है तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग
अली। अब अली के साथ में क्या करता था कि जब मुझे अली प्रिंट करना था तो मुझे उसका इंडेक्स पास करना पड़ता था। अब इंडेक्स में क्या था कि वो एक सीक्वेंस से चीजें पड़ी थी, उसका मुझे सीक्वेंस पास करना पड़ता था कि इस सीक्वेंस से मैं जा रहा हूँ और ये वाली वैल्यू मुझे निकाल के ला के। अब चूंकि यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि भाई मुझे डाटा गेट करने के लिए भी सीक्वेंस नहीं है तो कोई और तरीका यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ नाम ही लिख के देख लें, क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल में हम लोग क्या करते थे कि नाम लिख लेते थे, तो मैंने पर्सन 1 लिखा और मैं यहाँ पर क्लियर। अब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट तो मेरे पास आ गया, नेम अली, एज और इज मैरिड का स्टेटस। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे इसमें मजीद चीजें ऐड करनी, मतलब एक एक वैल्यू को गेट करना है। जब मुझे एक एक वैल्यू को गेट करना है तो फिर मैं डॉट नोटेशन का यूज करूंगा कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट की का नेम। अब हमारी आईडीई इतनी इंटेलिजेंट है कि मैंने जैसे ही डॉट लगाया उसने उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी कीज पड़ी थी वो सारे की सारी लाकर मुझे दे दी। जो यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था कि हम लोग क्लासेस के साथ ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, अगर इस बात की समझ नहीं आएगी तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आगे जाके मैं इस बात को दोबारा रिपीट करूंगा। तो क्लासेस वाले ऑब्जेक्ट में और सिंपल ऑब्जेक्ट में फर्क क्या है कि क्लासेस में अगर किसी ने पढ़ी है तो हमें पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का ऑप्शन देता है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। तो जब हम लोग क्लासेस के साथ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब हमारे पास ये पावर होगी कि इस की को कहाँ पर एक्सेस किया जा सकता है। अभी तो हम लोग इस की को कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं ना, अगर हमने ग्लोबल लेवल पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ग्लोबली डिफाइन किया है तो हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो जब हम लोग क्लासेस के साथ पढ़ेंगे फिर हम लोग ये रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। अच्छा जी, तो मैं अभी डॉट नेम क्लियर, यस सी नोड इंडेक्स डॉट जेएस, और मुझे उसने उसका नेम प्रिंट कर दिया। डिपेंड करता है हमारी नीड पर। तो दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेना, लेट पर्सन टू चेंज, मतलब मैं समझा नहीं कि यहाँ पर मैं कोई और की ऐड करना चाहूँ। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 23 होगी, डॉट एज +1। ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वैल्यू क्यों चेंज नहीं हो रही? क्योंकि हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर ने इनपुट दी, टेम्परेरीली हम लोग डाटा इस ऑब्जेक्ट में सेव करेंगे और इस ऑब्जेक्ट से डाटा डेटाबेस में चला जाएगा और डेटाबेस में फिर हम लोग चेंजेस करते हैं। अभी डाटा हम कहाँ पे सेव कर रहे हैं? डाटा सेव कर रहे हैं रैम में। +1 करूंगा तो डाटा रैम में जाके अपडेट हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपने किया कैसे हुआ। फॉर एग्जांपल अगर तो आपने डेट ऑफ बर्थ ली है
फिर तो आप करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर करोगे तो उसकी एज आ जाएगी, जितनी भी चाहे बढ़ गई है कम, तो बड़ी है 1 साल बड़ी 2 साल बड़ी, वो तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। अब अगर हमने एज ली है, फिर थोड़ा सा हेक्टिक जॉब हो जाती है। आप उस एज लोगे और जिस वक्त डेटाबेस में डाटा सेव किया था, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको अंदाजा होगा, उसके साथ मैच करो। वर्सन कंटिन्यू विद गिटहब और लोड हो गया स्टोरेज। ये एक डेटाबेस है क्लाउड पर, और मैंने यूजर्स। जब जैसे जैसे मैं ये चीज़ें करूँगा, चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो डेटाबेस है वो एक की बनाती है क्रिएटेड ऐड के नाम से, कि जब मैंने डाटा सेव किया, पहली दफा डाटा सेव किया है डेटाबेस में इस स्पेसिफिक यूजर के अगेंस्ट या इस स्पेसिफिक इंडेक्स पर, तो वो डाटा यहाँ पर वो उसका टाइम दे देगा कि भाई मैंने फ्राइडे का दिन था जून 30, 2023, इस टाइम पर पाकिस्तानी टाइम पर मैंने डाटा सेव किया था। वो डाटा सेव करते रहेगा, फिर आप उस एज को लोगे और चेक करोगे कि डाटा कब सेव किया है, फिर उस के लिहाज से लॉजिक लगाओगे कि डाटा मैंने 3 साल पहले सेव किया था, अब इस एज में 3 साल ऐड कर, डाटा 5 साल पहले सेव किया था तो अब इस एज में 5 साल ऐड कर, तो इस तरह की लॉजिक लगी। इसलिए हम लोग यूजर से इसकी एज लेने की बजाय डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, क्योंकि वो गेट करना इजी रहे। उससे फिर हम लोग आगे डिफरेंट चीजें कर सकते हैं कि अगर हमने उसके फ्रेंड्स को उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दी है, मैंने अगर किससे पूछा कि भाई आपकी एज कितनी है, वो कहता है कि 25 साल एज है, अब मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं गैस कर सकता, लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ है तो मैं उसकी एज गैस कर सकता हूँ। तो फिर हम लोग ऐसा डाटा लेते हैं जिससे हम लोग दूसरा डाटा इजीली गेट कर सकते। हाँ गूगल में आ रहा हो। अच्छा, वो बाय डिफॉल्ट हम एप्लीकेशन में नहीं बनाते, वो गूगल क्रोम में ये फैसिलिटी हमें देता है। वो गूगल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि गूगल ने वो सारे के सारे पासवर्ड आपके जीमेल में सेव कर लेने होते हैं, ऑटोमेटिकली फिर कर लेते हैं। जब हम लोग हिस्ट्री या कैसे क्लियर करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा जी, अब पर्सन वन, अब ऑब्जेक्ट हमें बनाना कहाँ पे? अब मैंने तो एक स्टूडेंट की एग्जांपल ली और ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट की अब हम लोग देखते हैं ना कि ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत कहाँ पेश है, कि क्या हमें सिर्फ एक यूज के लिए केस के लिए ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा है या क्या? जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, कोई भी एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, रियल लाइफ चीज, उसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी। एंटिटी, ई एन एंटिटी। अब हर एंटिटी की मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अब ये माइक है, अब इस माइक की एक स्पेसिफिक ये है कि इसके अंदर लाइट लगी हुई है, फिर इसका ये है कि ये थोड़ा सा पोर्टेबल है, तो 100% पोर्टेबल नहीं है लेकिन इजीली पोर्टेबल है, और उसके अलावा यहाँ पर इसकी कंपनी लिखी हुई है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है। अब इसकी और क्या हो सकता है, इसका मटीरियल क्या है, कलर क्या है, अब इसका फंक्शन क्या है कि ये साउंड एनहेंस कर रहा है, आगे इसकी डिटेल होगी कि कितने डेसिबल्स तक इंक्रीज कर रहा है या क्या कर रहा है। इसी तरह ये लैपटॉप है, अब इस लैपटॉप की अपनी एक स्पेसिफिकेशन है कि कलर ब्लैक है, क्या प्रोसेसर है, क्या रैम है, क्या जीपीयू है, क्या सीपीयू है। अब हर लैपटॉप की अपनी अपनी है, चाहे दो अगर आप लोग आइडेंटिकल लैपटॉप भी रख दें तो उस लैपटॉप का IMEI कोड वो चेंज होगा। तो इसी तरह कार देख लें, कार, हर कार का अपना अपना एक स्पेसिफिक मॉडल है, कलर है, चीजें हैं। मतलब हम लोग जितनी भी अपने इर्द गिर्द चीजें देख सकते हैं, वो हर एक चीज एंटिटी है, हर चीज की मल्टीपल प्रॉपर्टीज है। तो जब भी हमें कोई ऐसा डाटा सेव करवाना जिसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग ऑब्जेक्ट में सेव करवाएंगे।
अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने बेसिक डाटा स्ट्रक्चर तो पढ़ लिए कि जो हमारे नंबर, बूलियन और स्ट्रिंग था वो तो सेव हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब जैसे हम लोगों ने देखा ना कि एरे के अंदर हमारी कितनी वैल्यू सेव हो सकती हैं, अनलिमिटेड, बेस्ड ऑन योर रैम साइज, कि मैक्सिमम जितना आपका रैम का साइज है। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग मैक्सिमम कितना डाटा सेव कर सकते हैं। लेट कार इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, कार की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? फॉर एग्जांपल कार का मॉडल क्या है? फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं जी क्राउन, सॉरी, कोमा, कंपनी, टोयोटा, और उसके अलावा मॉडल ईयर, किस साल में ली, 2024, और कलर ब्लैक आ गया। और कार का क्या होगा? इंजन नंबर या प्राइस, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, अच्छा क्या रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग एक और ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, मतलब अब ये हमारा एक प्रॉपर डाटा स्ट्रक्चर बन गया है। जैसे एरे के अंदर हम लोग एरे डिफाइन कर सकते थे, इसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। अब मैं रजिस्ट्रेशन को एक ऑब्जेक्ट ही बना रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा अंदाजा हो। मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1045, और उसके बाद सिटी या कहाँ पर वो हुई है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इस्लामाबाद में रजिस्टर हुई है, और इसकी रजिस्ट्रेशन डेट 2024। अब हमने रजिस्ट्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। हाँ, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा ना समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यूज कैसे गेट कर रहे हैं। बल्कि आज हमने हमने जो सबसे पहली लाइन अपने कोडिंग में जब स्टार्ट किया था तो पढ़ी थी, वो आज हमारी लाइन क्लियर होगी। हमने सबसे पहली लाइन यही पढ़ी थी ना, कंसोल डॉट लॉग। तो उस वक्त मैं हमने एक चीज कही थी कि वैसे तो प्रोग्रामिंग में जब तक हमें कोई एक डॉट की भी समझ नहीं आ रही हम लोग आगे नहीं चलेंगे, लेकिन कंसोल डॉट लॉग के बारे में कहा था कि इस लाइन को रट्टा लगा लेना, क्योंकि ये लाइन हमें समझ नहीं आएगी। तो जब हम लोगों ने फंक्शन पढ़े तब हमें इतना तो पता लग गया कि लॉग एक फंक्शन है। अब हमें पता लगा कि कंसोल कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई एक की है लॉग, क्योंकि हम लोग कैसे गेट कर रहे हैं, पर्सन नेम डॉट ये। तो इसी तरह कार डॉट, अब यहां पर हम लोग लिख लेंगे कार डॉट, अगर मैं करता हूं स्पेसिफिक तो ये सारी की सारी आ गई, रजिस्ट्रेशन डॉट नंबर। मैं यहाँ पे आपको ना एक प्रिंट करके दिखाता हूँ कि पूरा कंसोल ही प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसको कहता हूँ कि भाई मुझे कंसोल प्रिंट कर दो। अब इस कोड को चला के देखते हैं। एक मिनट, इसको अलग से एग्जीक्यूट करते हैं ताकि टाइपस्क्रिप्ट और क्लास 8 CMD
psc नोड इंडेक्स डॉट, ये आ गया। कंसोल एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर की है लॉग, लॉग एक फंक्शन है। जूम कर लें, हो नहीं रहा यार, सीएमडी जूम नहीं हो रहा। अरे लॉग फंक्शन है, उसके बाद ये वार्न फंक्शन है, एरर फंक्शन है, डेर टाइम, क्लियर, काउंट, काउंट रीसेट, ये सारे के सारे फंक्शन है किसमें, ऑब्जेक्ट कंसोल। चलिए कार, अब कार को हम लोग देखते हैं, कार के अंदर डॉट और आगे जो वैल्यू हम लोग निकालना चाह रहे हैं। ब्लैक, अच्छा जी। दो इकट्ठे नहीं कर सकते, फिर हमें दो दफा कॉल करना पड़ेगा, कार डॉट प्राइस, जैसे एरे में करते थे कि एरे नेम पहला इंडेक्स जो प्रिंट करवाना है, एरे नेम दूसरा इंडेक्स जो प्रिंट करवाना। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमें दो तरह से वैल्यूज गेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक तो है डॉट नोटेशन जो हम लोगों ने पढ़ ली है, और एक है स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। कंसोल, ये थोड़ी सी ध्यान से, डॉट लॉग कार, और इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर मैं वो की मेंशन करूंगा जो की मुझे गेट करनी है। एरे में क्या था कि इंडेक्स, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वो की का नेम, जिस की वैल्यू मुझे चाहिए। दोनों में डिफरेंस है, वो भी हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस है। अब इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि भाई ये सही चल भी रहा है या नहीं। तो हमारी वैल्यू तो सही प्रिंट हो रही है, ब्लैक, कलर ब्लैक। अच्छा, जैसे हम लोग एरे में कर रहे थे कि हम लोग एक वेरिएबल बना रहे थे, लेट कलर इज इक्वल टू कलर, सॉरी, एरे में कर रहे थे ना कि हम लोग इस इंडेक्स की जगह पर कोई एक वेरिएबल पास कर रहे थे। जैसे लाइक अभी हम लोगों ने ये जो ऊपर कोड किया था एरे का, उसमें भी हमने किया कि दूसरी एरे को जब हमने यूज करना था तो हमने उसके इंडेक्स में वो वैल्यू पास कर दी। तो यहाँ पर हम लोग वो वेरिएबल के थ्रू पास कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हम लोग एक वेरिएबल के थ्रू इस कलर को गेट कर सकते हैं।
अच्छा, इनका क्वेश्चन था कि हमने कलर को तो ऑब्जेक्ट से बाहर डिफाइन किया। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि इस जगह पर हम लोग पास करते थे वो वैल्यू, मैं वो वैल्यू पास करना चाह रहा हूँ वेरिएबल के थ्रू। जैसे ही मैं वो वैल्यू पास करूंगा इस वेरिएबल के थ्रू, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। वैल्यू सिर्फ गेट हो रही है, दैट्स व्हाट चेंज टोयोटा। वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, वैल्यू सिर्फ गेट हो रही है, जो वाली वैल्यू वहां पर सेव थी। इसको छोड़ दो। कार कम, बगैर इन्वर्टेड कोमा के नहीं, वो इसको समझेगा कि ये एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल डिफाइन फाइंड करना शुरू कर देगा। उसके लिए भी डॉट भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन, और उसको हम लोग कर देते हैं जी भाई नंबर 1045। अच्छा, इंडेक्स भी पता हो तो डिफरेंस कोई नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमारे लिए चीजों को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो। अब यहाँ पर हमें सीक्वेंस को फॉलो करना जरूरी नहीं है। एरे में क्या था कि हमें सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है। अब यहाँ पर जैसे मैंने मॉडल ऊपर लिखा है तो क्राउन आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा तो मुझे कोई एरर नहीं देगा। एरे में अगर ऐसा हो गया तो हमें या तो वो एरर दे देगा या हमारे कोड में बग आ जाएगा, यानी जब मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा तो उसमें कोई लॉजिकल एरर आ जाएगा। तो इन चीजों से बचने के लिए फिर हम लोग ऑब्जेक्ट पर आए थे कि भाई हमारे लिए चीजों को एक्सेस करना आसान है। क्योंकि जब भी हम लोग कोई डाटा लेते हैं यूजर से और डेटाबेस में सेव करवाते हैं, वो हमारी कोशिश होती है कि वो डाटा हमारा गेट करना आसान रहे, ज्यादा से ज्यादा जितना इजीली हम लोग डाटा गेट कर सके। यूट्यूब पे मतलब हम अक्सर देखते हैं कि जो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो एक डिमांड करती हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, डीएसए की बहुत डिमांड है। यूट्यूब में देखे हैं जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्यों करती है, क्योंकि उन्होंने बहुत माइनर डाटा भी सेव करना होता है। जो हम लोग सोचते हैं किसी काम का डाटा नहीं है वो भी सेव करते हैं। जब उन्होंने इतना बल्क में डाटा सेव करना है तो फिर आपको उस डाटा को समझना पड़ेगा कि मैं ये डाटा कैसे सेव करवाऊं कि मैं इसको जब गेट करूं तो एफिशिएंटली डाटा गेट कर सकूं। अभी फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर एक फीचर आया है, पहले नहीं था, थोड़े दिनों पहले ही आया, मतलब थोड़े दिनों नहीं, एक दो तीन माह हो गया जब से मैंने नोटिस किया। मोस्ट प्लेड का जब हम लोग वीडियो चला रहे होते हैं तो दरमियान में कहीं ऑप्शन आता है कि यहाँ से जो है मोस्ट प्लेड है, वो कैसे आ रहा है कि वो ये भी गेट करते हैं कि किस यूजर ने या कितने यूजर्स ने यहाँ से आके दोबारा चलाई है वीडियो। अब हम लोग सोचें तो हमारे लिए तो वो डाटा जाया ही है ना, कि कौन सेव करवाया है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाया और मैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने ये रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करने शुरू कर देता हूँ। अब मैं क्यों ये चीज भी अपने डेटाबेस में सेव करवाऊंगा कि भाई किस बंदे ने आगे कौन से पॉइंट से वीडियो बार बार देखी। लेकिन वो जब इतना माइन्यूट डाटा भी सेव करवा रहे हैं तब फिर हमें डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पढ़ने पड़ते हैं। मतलब हम लोग डाटा स्ट्रक्चर बढ़ा ना, जैसे एक डाटा स्ट्रक्चर बढ़ा कि अगर हमें स्ट्रिंग सेव करवानी है या एक लिस्ट ऑफ फैक्टर सेव करवानी है तो स्ट्रिंग है, एक चीज की लिस्ट सेव करवानी है तो हमने एरे पढ़ी थी। फिर इस तरह का मल्टीपल सेव करवाना है तो ऑब्जेक्ट पढ़ा है। इसी तरह और भी बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट है, क्यू है, स्टैक है।
बाइनरी ट्री है, ग्राफ है। ये डाटा स्ट्रक्चर तब हम लोग पढ़ते हैं जब हमारे पास डाटा बहुत ह्यूज अमाउंट में है और हमें उसके ऊपर बहुत कम्प्लेक्स क्वेरीज परफॉर्म करना है। ये हम कोर्स में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा एंड गोल अभी उतना बड़ा नहीं ना है। क्योंकि आपका आपने अपना एंड गोल देखना है कि आप चाहते हो कि भाई मैं यहाँ से कोर्स से निकलूं और जाते ही कोई ऐसी जॉब शुरू कर दूं 10 लाख 15 लाख 20 लाख की गूगल में मेरी जॉब हो जाए। फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उस लिहाज से डिफाइन करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। आपको वो सारे डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ेंगे। अब वो डाटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ने हैं, गूगल वो डाटा स्ट्रक्चर क्यों लेता है भाई, गूगल बिगिनर क्यों नहीं उठा, ये चीज अब हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये एक बहस चलती रहती है, कुछ लोग कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर करने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर नहीं करने चाहिए। मतलब अक्सर कहते हैं कि करने चाहिए और कोर्सेज कर लो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और चीज है, डाटा स्ट्रक्चर और चीज है। ये हमारे चीजों को कंसेप्ट नहीं क्लियर, तो हम उनको ना मिक्स कर देते हैं। मैं बताता हूँ अब एग्जैक्टली चीज क्या है। मैंने बड़ी रिसर्च की इसके ऊपर कि भाई एग्जैक्टली मसला क्या है, कि हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब डाटा स्ट्रक्चर क्या है कि हमें डाटा सेव कैसे करवाना, डाटा सेव कैसे करवाना, वो तो हम एरे में भी सेव करवा रहे हैं। डाटा सेव करवाते वक्त हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हम जब डाटा गेट कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो एफिशिएंटली डाटा गेट कर सकें। इस चीज का नाम हमने रखा है कि डाटा स्ट्रक्चर्स। अब उसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, कैसे कैसे सेव करवा सकते हैं। उसमें से कुछ हमने जो जरूरी है और रिक्वायर्ड है हर हाल में, वो हमने पढ़नी है और वो हमने पढ़ भी ली। जब आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जो बहुत ह्यूज अमाउंट में डाटा स्टोर कर रही है और आपको पता है कि उसको उस डाटा को थोड़ा सा भी अगर हम इनएफिशिएंट करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज होंगे, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी पिछले दिनों मेटा एआई आया। अब मेटा एआई को पता था कि भाई मेरे व्हाट्सएप के यूज़र, मेरे फेसबुक के यूज़र और मेरे इंस्टाग्राम के यूज़र पहले दिन ही आ जाएंगे, तो उन्होंने इस लिहाज से इंजीनियर्स हायर करने कि वो इतने कैपेबल हों कि भाई वो आने वाले मिलियन बिलियन यूजर को पहले दिन ही टैकल कर सके। लेकिन हम लोग जब स्टार्टअप बना रहे हैं, अपनी चीजें बना रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, तब हमें पता कि हमारी वेबसाइट पे कितने यूजर्स ने आए, हम ही जाएंगे शुरू शुरू में। इसी तरह ओपन एआई जब नया नया आया था तो वो थोड़ी देर बाद वो कर देता था, एरर थ्रो कर देता था कि टाइम आउट का या कोई इस तरह का। शुरू शुरू में अगर किसी ने चैट जीपीटी यूज किया नवंबर 2022 से लेकर ना फरवरी 2023 तक, तब ये एरर थ्रो कर देता था। क्यों? क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं था कि इतने यूजर्स आ जाएंगे हमारी एप्लीकेशन में। तो ये अब हमने देखना है कि भाई हमने क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, कि किस अप्रोच के साथ जाना। अगर तो आपको लगता है कि भाई मुझे पता है कि मेरी एप्लीकेशन में इतना दाम है कि जाते ही इतने यूजर्स आ जाएंगे, या मैं ऐसी एप्लीकेशंस पर काम करूंगा कि हमारे पास इतने यूजर वाली एप्लीकेशन आएगी। मतलब अब मैं सोच के बैठा हूँ कि भाई मेरे पास जो क्लाइंट आएगा तो हम उससे डायरेक्ट फेसबुक ही बनवाएंगे, और फेसबुक भी ऐसे बनवाएगा कि उस पर पहले दिन ही 1 मिलियन क्लाइंट आ जाएगा। फिर तो मुझे डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत है, इतना एफिशिएंट बनाने की जरूरत है एप्लीकेशन को उसी वक्त पहली दफा में। लेकिन अगर हमारी एप्लीकेशन इतनी बड़ी नहीं हो रही तो फिर हमें उनको ग्रेजुअली स्केल करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग चीज़ों को कम्प्लेक्स इतना कर देते हैं, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर जितने हम लोग पढ़ते जाएंगे उतने कम्प्लेक्स भी हैं। लिंक्ड लिस्ट और ये सारी चीज़ें, ग्राफ, ये कम्प्लेक्स भी हैं। अब जब हम लोग इतनी कम्प्लेक्सिटीज में पढ़ जाते हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट है, क्लाइंट कहता है प्रोजेक्ट हफ्ते का था और आप उस प्रोजेक्ट को महीना लगा रहे हैं, आप कहते हैं नहीं मैं इसको पूरा एफिशिएंट बनाऊंगा, उसको अभी इतनी एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है, तो बेसिक एफिशिएंसीज के साथ भी, बेसिक डाटा स्ट्रक्चर के साथ भी अच्छा परफॉर्म कर लेगा। अब बात आती है जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हमें ना मिल जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे जो ज्यादा प्लेटफॉर्म चलता है वो लीड कोड।